नमस्कार। आपका स्वागत है डेली लॉ फर्म में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय की, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2026 में दिया गया। ये मामला जुड़ा है पीसीपीएनडीटी एक्ट यानी प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट से, जो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए बनाया गया एक सशक्त कानून है। आज के इस विस्तृत चर्चा में हम समझेंगे कि इस मामले में क्या हुआ, किस आधार पर कार्यवाही हुई, डॉक्टर पर क्या आरोप लगे, हाईकोर्ट ने क्या कहा और अंततः सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पीसीपीएनडीटी एक्ट का उद्देश्य क्या है। ये कानून इसलिए बनाया गया ताकि गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग जानकर उसे समाप्त करने जैसी अमानवीय प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सके। भारत में घटते लिंगानुपात को देखते हुए ये कानून सामाजिक न्याय और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की रक्षा करता है। अब आते हैं इस मामले के तथ्यों पर। 17 सितंबर 2015 को गुरुग्राम में एक शिकायत प्राप्त हुई कि एक डॉक्टर अवैध रूप से भ्रूण का लिंग परीक्षण कर रहे हैं। इसके बाद एक रेड की योजना बनाई गई। एक गर्भवती महिला को डिकॉय मरीज बनाया गया और कथित रूप से 25,000 रुपए की मांग की गई। जी हाँ, आरोप ये था कि डॉक्टर अब्दुल कादिर ने ये राशि ली और कहा कि डॉक्टर नरेश कुमार गर्ग अल्ट्रासाउंड करेंगे। कहा गया कि फॉर्म F पर हस्ताक्षर नहीं किए गए, ना ही मरीज का नाम रजिस्टर में दर्ज हुआ। रेड के दौरान 25,000 रुपए बरामद हुए, परंतु वो राशि डॉक्टर अब्दुल कादिर से मिली। डॉक्टर नरेश गर्ग से कोई धनराशि बरामद नहीं हुई। बाद में एफआईआर दर्ज हुई। महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस जांच के बाद 28 अक्टूबर 2015 को ट्रायल कोर्ट ने डॉक्टर नरेश गर्ग को डिस्चार्ज कर दिया, क्योंकि उनके खिलाफ भ्रूण का लिंग बताने का कोई साक्ष्य नहीं मिला। लेकिन मामला यहीं समाप्त नहीं हुआ। बाद में जिला उपायुक्त प्राधिकारी ने 2018 में पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत शिकायत दायर की और 2022 में समन जारी हुआ। डॉक्टर गर्ग ने हाईकोर्ट में धारा 482 सीआरपीसी के तहत याचिका दायर कर कार्यवाही रद्द करने की मांग की, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। यहाँ मुख्य प्रश्न ये था कि क्या रेड का आदेश वैध था? क्या जिला उपायुक्त प्राधिकारी के सभी सदस्यों ने मिलकर निर्णय लिया था या केवल एक सदस्य ने? सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय रविंद्र कुमार बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा का संदर्भ दिया। उसमें स्पष्ट कहा गया था कि पीसीपीएनडीटी एक्ट की धारा 30 के तहत रेड का आदेश सामूहिक निर्णय होना चाहिए। यहाँ पाया गया कि रेड का आदेश केवल सिविल सर्जन ने दिया था। अन्य दो सदस्य, जिला कार्यक्रम अधिकारी और जिला अटॉर्नी की सहमति का कोई रिकॉर्ड नहीं था। इस आधार पर न्यायालय ने माना कि रेड वैधानिक रूप से त्रुटिपूर्ण थी, लेकिन न्यायालय ने ये भी कहा कि मामला केवल रेड की वैधता तक सीमित नहीं है। न्यायालय ने ये देखा कि पुलिस द्वारा पहले ही डिस्चार्ज दिया जा चुका था, फिर भी अलग से शिकायत दायर की गई। यह महत्वपूर्ण प्रश्न ये था कि क्या एक ही तथ्यों पर दोबारा कार्यवाही संभव है। न्यायालय ने कहा कि पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करना एक स्वतंत्र अधिकार है, परंतु यदि आधार ही अवैध रेड हो तो पूरी प्रक्रिया संदिग्ध हो जाती है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने पीसीपीएनडीटी एक्ट के महत्व पर विस्तृत टिप्पणी की। फॉर्म F का सही रखरखाव अनिवार्य बताया गया। फॉर्म F केवल एक औपचारिकता नहीं है, ये प्रमाण है कि डॉक्टर ने लिंग परीक्षण नहीं किया। इसकी कमी को गंभीर उल्लंघन माना जाता है। परंतु इस मामले में मुख्य आरोप लिंग बताने का था, जो सिद्ध नहीं हुआ। रिकॉर्ड में कमियां थीं, परंतु लिंग निर्धारण का साक्ष्य नहीं था। अंततः सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब रेड ही वैधानिक रूप से त्रुटिपूर्ण है और साक्ष्य उसी पर आधारित है, तो अभियोजन जारी रखना न्याय के हित में नहीं है। इसलिए सम्मन आदेश और शिकायत को निरस्त कर दिया गया। ये निर्णय दो महत्वपूर्ण संदेश देता है। पहला, पीसीपीएनडीटी एक्ट का कड़ाई से पालन होगा। दूसरा, प्रक्रिया का पालन भी उतना ही आवश्यक है। कानून सख्त है, लेकिन जांच भी विधि अनुसार होनी चाहिए। सामूहिक निर्णय, वैध प्राधिकरण और उचित दस्तावेजीकरण अनिवार्य है। यदि आप डॉक्टर हैं तो फॉर्म F, रजिस्टर, मासिक रिपोर्ट, घोषणा पत्र सब कुछ सावधानी से भरें। यदि आप आम जनता हैं और अवैध लिंग परीक्षण की जानकारी है तो शिकायत अवश्य करें। और यदि आपके खिलाफ पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत कार्यवाही हो रही है तो ये समझना जरूरी है कि क्या प्रक्रिया वैधानिक है, क्योंकि न्यायालय प्रक्रिया और अधिकार दोनों की रक्षा करता है। ये निर्णय संतुलन का उदाहरण है, सामाजिक हित और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन। और यही विधि का सार है। इस विस्तृत चर्चा के माध्यम से हमने समझा कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्यों कार्रवाई निरस्त की और पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत क्या सावधानियां आवश्यक हैं। यदि आपको इस प्रकार के किसी भी मामले में कानूनी सहायता चाहिए तो सही मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है।
अधिक जानकारी और कानूनी सहायता के लिए विजिट करें www.dellylawfirm.news।